हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेके आए उत्तराखंड वंदोरगा सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम आप पढ़ेंगे साउंड के बारे में, यानी ध्वनि के बारे में। इसका ये पार्ट 1 होगा। इसका हम जल्दी आपके लिए पार्ट 2 भी लेकर आएंगे और ये NCERT बेस्ड नोट्स होंगे। और इसके साथ साथ हमारे चैनल पे टेक्निकल की क्लासें भी चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत आपको सिविल इलेक्ट्रिकल की क्लासें भी दी जा रही है। इसके साथ साथ हमारे चैनल पे सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का क्लासेस चलाई जा रही है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार जाके हमारे चैनल पर विजिट करें और उन लेक्चर्स को ज़रूर देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो है साउंड। साउंड यानी ध्वनि। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। जिस प्रकार से एनर्जी आंतरिक ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, उसी प्रकार की एक ध्वनि भी क्या है, एक ऊर्जा है, जो कि ऊर्जा का एक रूपांतरण है। आप देखोगे तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा का क्या है, रूपांतरण है। जिस तरीके से हम ध्वनि की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है, एक कंपन के द्वारा होती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई कांच का गिलास है, अगर हम कांच के गिलास को, ये कांच का गिलास है, अगर हम कांच के गिलास में बाहर से एक चम्मच से, किसी भी चीज़ से अगर उसमें हम टकराएंगे तो जो कांच के जो पदार्थ होंगे वो कंपन करेंगे, जिसके कारण एक ध्वनि निकल के आएगी। तो इस प्रकार से ध्वनि की उत्पत्ति किससे होती है, कंपन के द्वारा होती है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की प्रकृति कैसी होती है, एक संवेदना होती है, एक बाह्य विक्षोभ होता है। विक्षोभ क्या होता है कि जैसा कि आपने कोई पानी है, जैसा कि कोई पानी तालाब है, तालाब में अगर हम यहाँ पे पत्थर फेंकते हैं तो वो एक लहर जो बनती है आगे की तरफ, जो चलती जाती है, बड़ी लहरें बनती जाती है, वो एक विक्षोभ होता है। तो इस तरीके की ध्वनि की क्या होती है, एक प्रकृति होती है, संवेदना, जिसे हम फील कर सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं अपने कानों तक, वो ध्वनि की संवेदना होती है। इसके बाद आता है ध्वनि का संचरण। ध्वनि का संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बहुत अच्छा नोट करने वाला पॉइंट है, पूछा जा सकता है पेपर में कि ध्वनि के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और ध्वनि एक तरंग का रूप भी है। किसका, एक वेव, यानी एक तरंग का रूप भी है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। और तरंग को हमने दो भागों में बांटा है। पहला है अनुदैर्ध्य तरंगे और दूसरा होती है अनुप्रस्थ तरंगे। अनुदैर्ध्य को इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव और अनुप्रस्थ को कहते हैं ट्रांसवर्सल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर अनुप्रस्थ तरंग के बारे में। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, यदि तरंग संचरण तथा माध्यम के कणों का कंपन एक ही दिशा में हो तो उसे क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, यदि क्या हो, माध्यम के कण और संचरण की दिशा एक ही दिशा में हो। जैसा कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि अगर ये कोई गुलेल टाइप की कोई एक पदार्थ लिया, जिसको हमने पीछे की तरफ खींचा और उसके बाद जो उसके माध्यम के कण, माध्यम क्या है, उसमें हवा है, तो हवा के जो कण थे उसमें जो कंपन हुआ, उसके कारण उसकी जो ध्वनि तो उत्पन्न हुई वो आगे की तरफ बढ़ती गई। इस कणों के कारण, कणों में जो कंपन होता है, एक कण दूसरे कण को अपना कंपन ट्रांसफ़र कर देता है। इस तरीके से ये ध्वनि की तरंग जो है आगे की ओर बढ़ते रहती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका एक फिगर के माध्यम से इसको समझेंगे। ये देखिए, ये होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। कि इसमें आप देख सकते हैं कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर हम खींचें तो उसमें इस प्रकार से एक विक्षोभ उत्पन्न होता है। कि आप देख सकते हैं कि जो ध्वनि के तरंग की संचरण की दिशा है वो भी इस तरफ है, जो माध्यम के कण जो कंपन कर रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं इसी दिशा में है, ये भी इसी दिशा में है। तो इस प्रकार ये होती है आपका अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे में दो प्रकार की होती है। देखिए इसमें क्या चीज़ें होती हैं, इसको थोड़ा डिस्कस में समझेंगे। अनुदैर्ध्य तरंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो इसमें ये वाला पोर्शन जो होता है इसको कहते हैं कंप्रेशन, यानी संपीड़न। संपीड़न मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग के कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, नज़दीक आ जाएगा, तो उसको कहते हैं संपीड़न यानी कंप्रेशन। और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, तो दूर चला जाएगा, उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन यानी विरलन। ये वाला पार्ट जो होता है विरलन। तो इसमें उच्च दाब होता है और इसे निम्न दाब होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। और दो क्रमागत यानी एक के बाद एक संपीड़न या विरलन यानी कंप्रेशन या रिफ्रैक्शन के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। इसको हम आगे फिर पढ़ेंगे वेवलेंथ के बारे में। तो अभी हमने अनुदैर्ध्य के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे अनुप्रस्थ तरंग के बारे में।
अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग यदि माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो, यानी परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे हो। जैसा अगर संचरण की दिशा ये है और माध्यम के कण यानी कंपन करने की दिशा क्या हो, ये हो, इनके बीच का एंगल क्या बन जाए, 90 डिग्री बन जाए, तो ये बन जाएगी अनुप्रस्थ तरंग। इस प्रकार की तरंग को हम क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ तरंग। जैसे क्या है, फिगर में भी देख सकते हैं कि माध्यम के अगर कोई रस्सी लें या स्प्रिंग लें, अगर हम उसको झटकें एक प्रकार से, अगर हाथ से झटका दें तो तरंग संचरण की दिशा तो ये है, पर माध्यम के कण कहाँ वो कर रहे हैं कंपन, कोई ऊपर की ओर कोई नीचे की ओर, मतलब तरंग संचरण के परपेंडिकुलर में वो क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। तो जो माध्यम में आप देख सकते हैं पानी में उत्पन्न तरंग क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग। या फिर प्रकाश की तरंग जो होती है वो भी अनुप्रस्थ तरंग ही होती है। अनुप्रस्थ तरंग जो संचरण होता है, आप ऊपर पढ़ेंगे कि जो अनुदैर्ध्य तरंग के संचरण होता है, अनुदैर्ध्य क्या, वो ठोस, गैस और वायु तीनों में होती है, और जबकि ठोस, गैस, हवा तीनों में होती है, जबकि जो अनुप्रस्थ तरंग है वो केवल और केवल ठोस और द्रव में होती है, गैस में नहीं होते। नोट करने वाला पॉइंट है, गैस में ये नहीं होती है अनुप्रस्थ तरंग। अब देखें, आगे बढ़ते हैं। अनुप्रस्थ तरंग का एक एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार की तरंग होती है अनुप्रस्थ तरंग। ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये अनुप्रस्थ तरंग का आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए, ट्रांसवर्स वेव। इसमें क्या होता है, आप देख सकते हैं कि तरंग के संचरण की दिशा किस ओर है, इस ओर है, और जबकि जो माध्यम के कण है वो किधर की तरफ कंपन कर रहे हैं, कोई ऊपर कोई नीचे, देख सकते हैं आप, इस तरीके से ये कंपन कर रहे हैं माध्यम के कण। तो दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री लंबवत है, मतलब ये अनुप्रस्थ तरंग है, आप देख सकते हैं। और जो इसमें, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे डिटेल से। जो इस तरंग में ये ऊपर जो उठा हुआ भाग होता है, इसे क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं, और जो ये डाउन वाला जो भाग होता है, डाउन वाला, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ट्रफ। आप समझ रहे होंगे। और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल करने की, तरंग संचरण की, ये होगी। और जो दो क्रमागत क्रस्ट या ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। वेवलेंथ के बारे में हम आगे अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अनुप्रस्थ तरंग के बाद अनुप्रस्थ तरंग, दो पॉइंट है इसमें नोट करने वाले, आप देख सकते हैं। पहला है, इन दोनों तरंगों को यांत्रिक तरंग भी कहते हैं, क्योंकि इनके तरंग के संचरण के लिए इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम क्या हो सकते थे। इनको यांत्रिक तरंग क्यों कहते हैं, सॉरी यहाँ पे आप माध्यम लिखेंगे, इसको यहाँ पे ये माध्यम होना चाहिए था। तरंग, इनको यांत्रिक तरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके लिए क्या होती है, इन दोनों तरंगों के लिए हमें माध्यम क्या हो सकती है, ये बिना माध्यम के संचरण नहीं कर सकती, यानी ठोस, द्रव, गैस, इनके लिए इन माध्यमों क्या हो सकता होती है, बिना उसके संचरण नहीं कर सकते। जबकि जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं उनके लिए क्या होते हैं, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, अयांत्रिक तरंगें। उनके लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो कहीं भी वैक्यूम में भी वो संचरण कर सकते हैं। उसके बाद आता है, मैंने आपको बताया था, संपीड़न में उच्च दाब और घनत्व होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, संपीड़न में क्या होता है, उच्च दाब और घनत्व होता है, विरलन में निम्न दाब और घनत्व होता है। इसको हम फिगर से समझेंगे। अब मैंने कहा था संपीड़न क्या होता है, ये कंप्रेशन होता है जो संपीड़न कहते हैं। इसमें उच्च दाब और घनत्व होता है, संपीड़न में उच्च दाब और घनत्व होता है। जबकि जो विरलन होता है, यह वाला, जहाँ पे वो दूर दूर होते हैं कण, तो इसमें क्या होता है, निम्न दाब और घनत्व होता है, निम्न घनत्व होता है और निम्न दाब होता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे ध्वनि तरंग के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। इसमें बहुत से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। पहला होता है तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। वेवलेंथ के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया है, तो थोड़ा और पढ़ेंगे। दो क्रमागत संपीड़न या विरलन के बीच की जो दूरी होती है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो इन दोनों की जो बीच की जो दूरी होती है, ये हमारी क्या कहलाती है, वेवलेंथ। वेवलेंथ कहलाती है। इसको हम, अगर ये तो हुई बात अनुदैर्ध्य तरंग की। अनुप्रस्थ तरंग में इसी चीज़ को समझे, दो क्रस्ट यानी क्रेस्ट ट्रफ के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, श्रृंग। क्रस्ट को क्या कहते हैं, श्रृंग कहते हैं हिंदी में, और ट्रफ को क्या कहते हैं, ग्रत कहते हैं। ग्रत और श्रृंग, दो ग्रत और क्रमागत ग्रत और श्रृंग के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ, और ये मीटर में होती है, क्योंकि दूरी है तो इसका मात्रक हमेशा क्या होगा, मीटर होगा। वेवलेंथ को अगर हम बाय फिगर समझे तो मैं आपको समझा दूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड वेव भी है, ट्रांसवर्स वेव भी है, यानी अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग दोनों हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो दो क्रमागत
संपीड़न के बीच की दूरी या विरलन के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। ये होती है वेवलेंथ। यहाँ पे हम देखें तो दो क्रमागत क्रस्ट या फिर ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है उसमें वेवलेंथ कहते हैं। आप समझ गए होंगे वेवलेंथ क्या होती है, क्योंकि एक लंबाई है, ये एक दूरी है, तो इसके मात्रक क्या होता है, मीटर में होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तरंग दैर्ध्य के बाद। तरंग दैर्ध्य आपको समझ में आ गया होगा, और तरंग दैर्ध्य को हम जिससे डिनोट करते हैं वो होता है लैम्डा। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं आवृत्ति। इसके बाद आती है आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है, आपने वैसे सब चीज़ें छोटी क्लासों में पढ़ी होंगी, 8th 9th 10th में, तो वही चीज़ें जो हम दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। कि एक सेकंड में दोलन कितने हो रहे हैं, तो उसको हम आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को न्यू से डिनोट करते हैं और जो इसका मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। ये आप जरूर ध्यान रखें, एक नंबर में पूछा जा सकता है कि आवृत्ति को किससे डिनोट करते हैं और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। जरूर पूछा जा सकता है आवृत्ति का मात्रक, पिछले एग्जामों में भी पूछा गया है, इसमें भी पूछा जा सकता है। तो आवृत्ति को हम डिटेल में समझेंगे। आवृत्ति होती क्या है कि एक सेकंड में किए गए दोलन। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इसको बाय दोलक समझें, तो एक सेकंड में सपोज ये कोई दोलक है इससे लटका हुआ, तो एक सेकंड में दोलन कितने कर रहा है, एक सेकंड में कितने बार दोलन कर रहा है, वो उसकी क्या कहलाएगी, पूरे की आवृत्ति कहलाएगी। एक सेकंड में कितने दोलन कर रहा है। उसके बाद आता है आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल को हम टी से डिनोट करते हैं। आवर्तकाल को हम टी से डिनोट करते हैं। एक दोलन में लिया गया समय, कि एक पूरे दोलन में वो कितना समय ले रहा है, वो उसका आवर्तकाल होगा। आवर्तकाल को जो मात्रक है वो है सेकंड, क्योंकि समय की बात हो रही है कि एक दोलन में लिया गया समय, जहाँ पे समय आए तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, सेकंड से डिनोट करते हैं। तो आवर्तकाल को समझेंगे बाय फिगर से। आप देखेंगे ये होगा आवर्तकाल। यहाँ से एक आवर्तकाल मतलब एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय। तो यहाँ से अगर उसने दोलन स्टार्ट करा तो एक दोलन कब होगा, जो दोबारा किस पे पहुँचेगा, कंप्रेशन पे पहुँचेगा। तो इसको पूरा करने में इसको पूरा करने में जितना समय लगेगा वो उसका आवर्तकाल कहलाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दूसरे वाले फिगर में, ट्रांसवर्स वेव में, लॉन्गिट्यूड में हमने समझ लिया। ट्रांसवर्स में देखेंगे हम कि एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय। तो अगर यहाँ से स्टार्ट हो तो एक दोलन कहाँ पे पूरा हुआ, यहाँ पे पूरा हुआ। तो इस पूरे एक साइकिल को, ये देखेगा आप ध्यान से, तो एक पूरा साइकिल बन रहा है। तो एक साइकिल को पूरा करने में लिया गया समय क्या होता है, हमारा आवर्तकाल। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आवर्तकाल का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड, और इसको हम टी से डिनोट करते हैं। आवर्तकाल के बाद अब आवर्तकाल और आवर्ती में एक संबंध होता है, जो सिलेबस में भी दे रखा है कि इन दोनों के बीच क्या संबंध होता है, वो आप देखें। तो इन दोनों के बीच जो संबंध होता है, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे आवृत्ति बढ़ेगी, आवृत्ति को हम किससे डिनोट करते हैं, न्यू से। जैसे आवृत्ति बढ़ेगी तो आवर्तकाल घटेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखें, एक नंबर में पूछा जा सकता है कि आवृत्ति बढ़ने पर आवर्तकाल में क्या फ़र्क पड़ता है, क्या अंतर आता है। आगे बढ़ते हैं, ध्वनि की चाल यानी स्पीड ऑफ साउंड। ध्वनि की चाल कहते हैं, आप पढ़ सकते हैं डेफिनेशन में, ध्वनि का विक्षोभ जिस गति से आगे बढ़ता है वो ध्वनि की चाल कहलाती है। जो विक्षोभ होगा, विक्षोभ मतलब मैंने आपको समझाया था कि अगर ये ट्रांसवर्स वेव है, ये जिस गति से आगे बढ़ रही होगी, जिस गति से आगे बढ़ रही होगी, ये ध्वनि की चाल कहलाएगी। आपकी चीज़ समझ में आएगा। और ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है, पहले ठोस में होती है, फिर द्रव में, फिर गैस में। गैस में सबसे कम ध्वनि की चाल होती है। आप इस चीज़ को ध्यान रखें, पूछा जा सकता है एक नंबर में कि ध्वनि की चाल किस में सबसे अधिक होती है और किस में सबसे कम हो सकती है। अब हम देखेंगे चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय एंड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम इसको चेंज करके देखें, दूरी को अगर इधर लेके आएँ तो ये बन जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इतना बन गया। इसके बाद हमने देखा डिस्टेंस को हमने किससे डिनोट करा, जो दूरी थी यानी वेवलेंथ, वेवलेंथ को हम किससे डिनोट करा, लैम्डा से। इज इक्वल टू वी किससे डिनोट करते हैं, वी से, यानी स्पीड को, इनटू ये क्या हो गया, टाइम हो गया। इसको हम आगे बढ़ाएं अगर, तो लैम्डा इज इक्वल टू वी इंटू टी हमारे पास निकल गया है। इसके बाद अगर हम वी को इधर वो कर दें तो लैम्डा अपॉन टी, ये हमारे पास निकल गया है। इसके बाद अगर हम वी यानी चाल बराबर लैम्डा को, अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू 1/t लिख सकते हैं। और अभी हमने पढ़ा कि 1/t यानी आवर्तकाल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है आवृत्ति के। आवर्तकाल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, आवृत्ति की। तो चाल बराबर लैम्डा यानी
वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य, और 1/t। तो 1/t क्या होता है, न्यू, तो लैम्डा मल्टीप्लाई न्यू, लैम्डा मल्टीप्लाई, और ये होता है चाल, प्रकाश की चाल, यानी सॉरी प्रकाश कह रहा हूँ, ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल क्या होती है, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति न्यू, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल, ये एक पॉइंट है जिसको आप नोट करेंगे, किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल उसके तापमान पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, तापमान पर। उसके बाद आता है आयाम, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, दोलक का मध्य स्थिति से एक और अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। मध्य स्थिति यानी मिड पोजीशन से एक और जितना विस्थापन करेगा अधिकतम, वो क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हैं, अगर कोई दोलक है तो ये इसके मध्य स्थिति है, पोजीशन है, यहाँ से अगर एक तरफ जितना अधिकतम विस्थापन करेगा वो उसका एम्पलीट्यूड यानी आयाम कहलाएगा। इसको हम बाई फिगर यानी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड में भी समझेंगे। तो इसको अगर हम लॉन्गिट्यूड और ट्रांसवर्स में समझें तो आप ये देख सकते हैं, एक ओर का अधिकतम विस्थापन, ये देखिए, ये इसका एम्पलीट्यूड होगा, एक ओर का अधिकतम विस्थापन। ये इसकी मध्य स्थिति है, ये मध्य स्थिति है, यहाँ से एक ओर का अधिकतम विस्थापन क्या होगा, एम्पलीट्यूड। यहाँ से एक ओर का अधिकतम विस्थापन क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा आयाम क्या होता है, कि एक ओर का अधिकतम विस्थापन, इधर का फिर इधर का, ये इसकी मध्य स्थिति है। आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आयाम के बाद जो हमारा दूसरा आयाम, सबसे इंपॉर्टेंट आयाम को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। और जो इसका क्योंकि मध्य स्थिति से एक ओर के अधिकतम विस्थापन हो रहा है, मतलब दूरी होगी, दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, दूरी का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, इसको भी हम मीटर में लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है तारत्व, पिच। पिच क्या होती है, आपने सुना होगा, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने देखा होगा कि जो गर्ल्स होती हैं, लड़कियों की आवाज़ में एक पिच होती है, एक उनकी आवाज़ पतली होती है, जबकि बॉयज़ की आवाज़ क्या होती है, उनकी आवाज़ की अपेक्षा मोटी होती है। तो उनकी आवाज़ की, जो गर्ल्स की आवाज़ की जो पिच होगी वो हाई होती है, इसीलिए उनकी आवाज़ पतली होती है। तो पिच क्या होती है, देखेंगे किस पे निर्भर करता है। पिच क्या होती है, आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है, यानी पिच अधिक होती है। अगर आवृत्ति अधिक होगी, फ्रिक्वेंसी अधिक होगी, तो जो पिच होगी ध्वनि की वो भी अधिक होगी, तारत्व क्या होगा, अधिक होगा। अगर आवृत्ति कम तो तारत्व भी कम, पिच भी कम। जैसे गर्ल्स की आवाज़ का तारत्व अधिक होता है, बॉयज़ की आवाज़ का तारत्व कम। यानी जो गर्ल्स की आवाज़ की जो आवृत्ति होती होगी वो क्या होती होगी, ज़्यादा होती होगी, किसके कंपैरिजन में, बॉयज़ के कंपैरिजन में, इसीलिए उनकी आवाज़ ज़्यादा पतली होती है। इसके बाद नेक्स्ट होता है जो आता है प्रबलता, लाउडनेस। प्रबलता क्या होती है, ये जैसे हमने पढ़ा कि तारत्व किस पे डिपेंड करता है, तारत्व करता है आवृत्ति पे डिपेंड। तो जो लाउडनेस है, प्रबलता है, ये किस पे डिपेंड करती है, आयाम पे, एम्पलीट्यूड पे। अधिकतम एम्पलीट्यूड होने के कारण प्रबलता भी क्या होती है, लाउडनेस अधिकतम होती है। और जबकि एम्पलीट्यूड कम होने के कारण प्रबलता भी क्या हो जाएगी, कम हो गई। जिसकी ध्वनि में एम्पलीट्यूड अधिक होगा, उसकी जो आयाम अधिक होगा, तो उसकी प्रबलता भी क्या होगी, अधिक। प्रबल ध्वनि की ऊर्जा, प्रबल ध्वनि में सबसे अधिकतम ऊर्जा होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखें, याद रखें कि किस ध्वनि में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, वो होती प्रबल ध्वनि भी, जिसकी और प्रबल ध्वनि प्रबलता कानों की संवेदनशील के माप है, ये भी आप ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है तीव्रता यानी इंटेंसिटी। तीव्रता क्या होती है, इकाई क्षेत्रफल से, आप देख सकते हैं, इकाई क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को तीव्रता कहते हैं। इकाई क्षेत्रफल लिया हमने, कोई इकाई क्षेत्रफल लिया, इससे 1 सेकंड में जितनी ध्वनि ऊर्जा गुजरी उसे हम क्या कहेंगे, तीव्रता कहेंगे, ध्वनि की तीव्रता। इस इकाई क्षेत्रफल मतलब इसकी क्या होगी, भुजा क्या होगी, 1 सेंटीमीटर या मीटर में होगी, तो इकाई क्षेत्रफल कहलाएगा। यहाँ से जितनी भी ध्वनि ऊर्जा 1 सेकंड में एंटर हुई वो क्या कहलाएंगे, हमारी इंटेंसिटी यानी ध्वनि की तीव्रता। उतनी ज़्यादा ध्वनि में इंटेंसिटी होगी। आगे बढ़ते हैं। ये है आपका लॉन्गिट्यूडल वेव का एग्जाम्पल जो आपने यहाँ पे समझा था। और आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे और कल हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे आपके लिए। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूड वेव क्या होती हैं, कि उनको यांत्रिक ऊर्जा क्यों कहते हैं, ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।